नमस्कार दोस्तों। बंगाल में बीजेपी के पोस्टर बॉय मोदी सरकार में 7 साल तक करीब करीब मोदी सरकार में मंत्री रहे, आसनसोल से लगातार 2 बार सांसद रहे और बीते 7 सालों से बंगाल में बीजेपी के पक्ष में ममता बनर्जी के खिलाफ एक तरह से लड़ाई लड़ते रहे, हिंदू मुसलमान की राजनीति को धार देते रहे, बंगाल के कई जिलों में अपने कार्यकर्ताओं के दम पर तनातनी का माहौल बनाने की कोशिश करते रहे। बाबुल सुप्रियो के बारे में खबर यह आई कि कल उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया और इस्तीफा भी कहां दिया, फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर। उस पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने अपना दुखड़ा लिखा, राजनीति से उचटने का संकेत दिया, संन्यास लेने के इरादे व्यक्त किए और उन्होंने लिखा कि दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, हमेशा से बीजेपी का सदस्य रहूंगा और अपने बारे में विस्तार से लिखा कि सबकी राय के बाद ऐसा उन्हें क्यों लगा कि राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। और उसके बाद जो दिलचस्प बात हुई, कुछ देर के बाद उन्होंने फेसबुक पोस्ट को एडिट किया, जिसमें जहां उन्होंने ये लाइन लिखी हुई थी कि मैं किसी भी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, न टीएमसी, न कांग्रेस, न सीपीएम, उसको एडिट कर दिया। मतलब एक एम्बिग्विटी छोड़ी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, कई घंटों के बाद आज तड़के फिर उन्होंने वो लाइन डाल दी कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। तो इसका मतलब उन्होंने 3 तरह की बात की। पहली बार कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, दूसरी बार किसी पार्टी में नहीं जाने की बात हटा दी, तीसरी बार फिर वही बात, और सबसे बड़ी बात, बाबुल सुप्रियो ने अभी तक लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा नहीं भेजा है और जो जानकारी है पार्टी प्रेसिडेंट को भी इस्तीफा नहीं भेजा है। और बाबुल सुप्रियो की नाराजगी की वजह सब जानते हैं, क्योंकि बाबुल सुप्रियो को मंत्रिमंडल के विस्तार में जो अभी कुछ दिन पहले हुआ उसमें उनकी छुट्टी कर दी गई, बंगाल से दूसरे चेहरों को शामिल किया गया। तब भी बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर अपनी नाराजगी लिखी थी कि उनसे इस्तीफा मांगा गया। अब सवाल यह उठता है, क्या करने वाले हैं बाबुल सुप्रियो? क्या वाकई इस्तीफा देंगे? क्या बीजेपी से इस्तीफा देकर, सांसद के पद से इस्तीफा देकर संन्यास लेंगे और फिर से सिंगिंग में जाएंगे, जिसका इशारा कर रहे हैं? या क्या बाबुल सुप्रियो को सौदेबाजी कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं? और अगर ये सब हो रहा है, वाकई बाबुल सुप्रियो आसनसोल की सीट छोड़ते हैं जहां से दूसरी बार बाबुल सुप्रियो अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो क्या होगा? आसनसोल में फिर उपचुनाव होगा। वो आसनसोल जहां की 6 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया है इस चुनाव में, तो बंगाल की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और साथ में ये, क्या बाबुल सुप्रियो आने वाले समय में टीएमसी का दामन थाम सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे नेता जो बीजेपी के हैं, जो बीजेपी में गए या बीजेपी में हैं, उनमें से कुछ संपर्क में हैं ममता बनर्जी से। मुकुल राय समेत वापसी हो गई ममता बनर्जी की टीम में। तो ऐसे कई सवाल हैं जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ चेहरे हैं जिनको आप देख रहे हैं। बंगाल से, कोलकाता से प्रभाकर मणि तिवारी जी बंगाल की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। गौतम लाहिड़ी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बंगला के हैं, बंगाली हैं, इसलिए बंगाल को समझते हैं हम सबसे बेहतर। अशोक वानखेड़े, जिनका परिचय की जरूरत नहीं है, दहाड़ने वाले पत्रकार हैं। इनसे बात करने से पहले ग्राफिक मैं चाहता हूं स्क्रीन पर आपको दिखाऊं, जिससे ग्राफिक क्या मतलब, एक पोस्टर है जो हमारी टीम ने बनाया, उससे आपको समझ में आएगा कि इशू क्या है। बीजेपी को क्या लगेगी बाबुल की बद्दुआएं अगर बाबुल सुप्रियो बीजेपी से जाते हैं तो, क्योंकि उनकी नाराजगी साफ साफ उनके पोस्ट में है। उसके बाद ममता ने क्या 2014 के पहले कोई स्थिति की, मुझे लगता है फिर स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम है, शायद स्क्रीन पर वो ग्राफिक नहीं आ रहा है, वापस कोशिश करेंगे। आ रहा था। तो एक बार ग्राफिक हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं। अशोक, सवाल यही है, आज जो बाबुल सुप्रियो को लेकर पोस्ट 3 बार एडिट की गई है, उसके कुछ संकेत हैं और साथ में क्या सौदेबाजी है, और साथ में सबसे बड़ी बात कि आप अगर इस्तीफा देंगे तो सबसे पहले आपको इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को देना होता है। वाकई आप सदन से मुक्ति और छुट्टी चाहते हैं तो नहीं, यदि आपकी नाराजगी हो तो आप पार्टी के अध्यक्ष को भी एक रिप्रेजेंटेशन के नाम पे इस्तीफा दे सकते हैं। मेरी सूचना है कि वो रात को उनकी मुलाकात भी हुई नड्डा जी से, लेकिन अभी कोई वहां पे भी इस्तीफा नहीं दिया। इसीलिए जो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, बीच में लाइन ऐड होती है, फिर निकाली जाती है, फिर ऐड होती है, ये सब की इंडिकेशन है। देखिए अजीत जी, बहुत पहले जब इन्होंने एक हिंदी फिल्मों में गाना शुरू किया था तो ऋतिक रोशन का एक गाना था, बहुत फेमस हुआ था और इससे बाबुल सुप्रियो को पूरे भारत में बहुत बड़ी पहचान मिली थी। गाने के बोल थे, कहो ना प्यार है।
वो इस पोस्ट के जरिए बीजेपी को बताना, पूछना चाहते हैं कि कहो ना प्यार है, अभी भी मुझसे प्यार है। क्योंकि जो काम किए गए हैं, जो काम हुआ है मंत्रिमंडल से टॉप करने से, उससे तो लगता है कि आपका प्यार बदल चुका है, किसी और के प्रति बढ़ गया है। तो एक सवाल है, कहो ना प्यार है। लेकिन दूसरी बात है कि बाबुल सुप्रियो का यदि लोकसभा से इस्तीफा होता है तो क्या वो बाई इलेक्शन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी इज्जत का सवाल हो जाएगा। दूसरी बात, टीएमसी में जो टीएमसी से जो लोग बीजेपी में गए, अभी टीएमसी से पूरी तरह से वही वापस नहीं आ पाए। कुछ लोग वापस गए, कुछ लोग लाइन में खड़े हैं जिसको दीदी ले नहीं रही है, जो लाउड स्पीकर लगा के घूम रहे कॉन्स्टिट्यूंसी में और बता रहे हैं कि हम बीजेपी छोड़ दिए हैं और हम दीदी के साथ है, दीदी ने नहीं लिया तो भी हम दीदी के साथ है। बाबुल सुप्रियो पहले दिन से बीजेपी के साथ थे, क्या वो वापस टीएमसी में जाएंगे, उनकी एंट्री होगी, ये देखना होगा। लेकिन बाबुल सुप्रियो का जो मेजर दुखना है वो वही उधार का सिंदूर है, जो उधार का सिंदूर बीजेपी ने लिया बंगाल में, उन लोगों को तवज्जो दी जाती है और बाबुल सुप्रियो को नहीं। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है अशोक, आपके पास आएंगे, उससे पहले बंगाल चलते। प्रभाकर मणि तिवारी जी, इसको कैसे देखते हैं कि बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक पोस्ट को 3 बार एडिट किया? एक बार थोड़ा बताइए, पहली बार क्या लिखा और दूसरी बार हटाया और तीसरी बार फिर आज सुबह, जो मेरे पास बंगला में है उसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, जिसमें उन्होंने फिर से वो हिस्सा एक तरह से जोड़ दिया। और इसी के बीच ये भी आया कि टीएमसी के जो सांसद है कुणाल घोष ने कहा कि शोले की तरह नाटक कर रहे हैं। जी हाँ, पहली बार तो उन्होंने साफ लिखा था कि मैं छोड़ रहा हूं राजनीति और किसी दूसरी पार्टी में, न टीएमसी में, न कांग्रेस में, न सीपीएम में जाऊंगा। लेकिन कुछ घंटों बाद ही उन्होंने उसमें जोड़ा कि मैं सांसद से पद से भी इस्तीफा दे रहा हूं, और उस समय आश्चर्यजनक रूप से ये लाइन हट गई। उन्होंने हटा दी ये लाइन कि किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। इसके बाद अटकलों और कयासों का दौर जब तेज हुआ, रात को उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर उन्होंने संशोधन किया। उनका कहना था कि गलती से वो लाइनें हट गई थी, मिट गई थी, डिलीट हो गई थी, तो फिर उन्होंने जोड़ा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। तो इसे यहाँ राजनीतिक हलकों में काफी हैरत भरे तरीके से लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो किसी सौदेबाजी में है, इसीलिए कभी वो एडिट करते हैं, कभी जोड़ते हैं। क्योंकि बाबुल सुप्रियो 7 वर्ष मंत्री थे, सांसद हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि ऐसी बचकानी हरकत होगी कि एक लाइन जोड़ते समय दूसरी लाइन डिलीट हो जाएगी। और इतनी महत्वपूर्ण लाइन है कि एक आदमी अगर एक पार्टी छोड़ता है तो दूसरी पार्टी में जाने वाली लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। अटकलें लगने लगती है कि अगर टीएमसी छोड़ रहा है तो किस में जाएगा, बीजेपी छोड़ रहा है किस में जाएगा। बाबुल के बारे में एक और बात है कि बीजेपी की जो 2019 में इमारत बनी और आज इमारत बुलंद हुई विधानसभा चुनाव में, तो बाबुल को उसकी नींव का ईंट माना जाना चाहिए। क्योंकि जो गोरखालैंड में समर्थन से जीते थे आहलूवालिया, उनका कोई मतलब नहीं था। वो आहलूवालिया की जगह कोई भी सेंगर चतुर्वेदी मिश्रा होते, वो भी जीत जाते वहां से। लेकिन बाबुल अगर जीते आसनसोल से तो इसमें पार्टी का उतना योगदान नहीं था जितना बाबुल के करिश्मे का योगदान था। वो अपने बूते जीते, ये कहना चाहिए 80% 90% उनका करिश्मा था, उनकी जो पहचान थी एक गायक के तौर पे, हिंदी भाषी इलाका है तो वो जीते। तो ऐसे में बाबुल को ये रास नहीं आया, उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा है कि अचानक उनको इस्तीफा उनसे मांग लिया गया। उन्होंने तब भी ये लिखा था कि मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया है, जहां धुआं होती है वहां आग होती है। तब से ही नाराज चल रहे हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल और उससे भी पहले विधानसभा चुनाव टालीगंज में वो लड़ना नहीं चाहते थे, बुरी तरह हार गए, ये भी उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। उन्होंने नाराजगी तब भी खुलकर जताई थी। जी, अब जरा राष्ट्रीय राजनीति और इसका असर क्या होगा बंगाल की राजनीति पर, यह समझने के लिए गौतम दा आपके पास। देखिए 2014 में 2 सीटें अगर बीजेपी ने बंगाल में जीती, आसनसोल और दार्जिलिंग, जिसका जिक्र वो कर भी रहे थे। आसनसोल एक बड़ा ब्रेक थ्रू था और 2014 से 19 आते आते बीजेपी को 18 सीटें मिल गई बंगाल में, मतलब 2 से सीधे 16 का जंप। और वही जंप दिखा जब करीब करीब 28-30 सीटों का जंप बीजेपी की कुल सीटों में हुआ। अब अगर बाबुल सुप्रियो, हम अगर ये मानते हैं कि अगर वो वाकई इस्तीफे पर कायम रहकर लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा दे देते हैं, तो इसका बंगाल की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि 6-7 साल जो चेहरा था या जो चेहरे में शामिल थे, उसका जाना, क्या आगे आने वाले समय में 2024 में इसका कोई असर आप देखते हैं? नमस्कार। पहले तो बताओ कि ममता बनर्जी ने जो नारा दिया था बंगाल में, खेला होगे, वो खेला तो चल रहा है।
अभी भी चल रहा है। मुझे लग रहा है जो पराजय बीजेपी को सामना करना पड़ा, उसका धक्का वो संभाल नहीं पा रहा है। बाबुल सुप्रियो नाटक कर रहे कि नहीं कर रहे अलग बात है। मुझे जो लगा सबसे बड़ी बात जो है कि टाइमिंग, जो संयोग से ममता बनर्जी दिल्ली में थे, उनके साथ ममता बनर्जी कोई बातचीत नहीं हुआ, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद सौगत राय कहा कि हम सेंट्रल हॉल में मिले थे, उनका बड़ा दुखी लग रहा था दिखने में। तो उसके बाद ही ममता बनर्जी कलकत्ता पहुंच गए और उसका ठीक ही अगला दिन बाबुल सुप्रियो का ये धमाका फेसबुक में, ये पहले भी कर सकते थे क्योंकि 7 तारीख मंत्रिमंडल से उसको जो इस्तीफा दिया गया था, उसके बावजूद भी चारों मंत्री को उन्होंने स्वागत किया था। लेकिन उसके बाद भी एक ट्वीट उनका था कि कोई एक धुआं अगर आप देख रहे हैं तो इसके पीछे को जरूर कोई आग है, वो बाद में मैं बताऊंगा, ये भी लिखा था ट्वीट में। और वो ट्विटर में लिखा, उनका परिचय लिखा है, मैं पॉलिटिक्स करता हूं सोशल वर्क के लिए, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। ये बात तो अलग है, लेकिन बात जो है बीजेपी के जो धक्का, एक एमपी नहीं, दूसरा और भी कुछ एमपीज है जो अभी भी मतलब फेंसिंग में जो बैठे हैं, ऐसे है। तो निश्चित तौर पे 2024 के लिए तो एक बड़ा धक्का मुझे मान रहा हूँ, कम से कम बंगाल में तो है ही। क्योंकि अगर बीजेपी का जो ममता बनर्जी भी कमेंट किया था, उसको मंत्रिमंडल से बाहर करने के बाद क्यों बाबुल को निकाला गया, मैंने ममता बनर्जी बाबुल के प्रति एक सिंपैथी जता है। बाबुल के बारे में कहा जाता था कि वो एक बार वो जो मेट्रो रेल उद्घाटन के टाइम में ममता बनर्जी के साथ एक गाड़ी में चले गए, बंगाल का फेमस वो कहा कि ममता जी ने कहा था चलो बाबुल हम लोग झाल मुड़ी खाते हैं, जो बंगाल का भेलपुरी वो आते हैं। तो वो झाल मुड़ी से शुरुआत, उसके लेके बीजेपी के अंदर चर्चा बहुत थी। लेकिन मेरा भी जब पर्सनली कुछ बात हुए थे बाबुल से, अभी नहीं पहले, वो बंगाल बीजेपी से नाराज थे, खास तौर पे दिलीप घोष से। दिलीप घोष को हटाना चाहते, वो हटा नहीं पाया है। वो बात है, आज भी संयोग से दिलीप घोष का जन्मदिन है, उसमें बाबुल सुप्रियो का कोई ट्वीट नहीं है, लेकिन आरएसएस का जितने सारे नेता है दिलीप घोष को शुभकामना दे रहे हैं। तो मतलब दिलीप घोष सेंट्रल लीडरशिप का अभी भी उसके वो लोग भरोसा कर रहे हैं दिलीप घोष के ऊपर। तो बाबुल के साथ क्या बात हुआ पता नहीं, लास्ट उनका आखिरी एक फेसबुक है जो अर्ली मॉर्निंग, उसका ऊपर भी कुणाल घोष फिर दोबारा ट्वीट किया, उसका कहा कि बाबुल जब कहा, जो दिलीप घोष ने कहा था मौसा का अगर मोच होगा तो क्या कहा जाएगा बाद में देखेंगे, और कुणाल घोष ने वो जो शोले फिल्म का जिक्र किया था, तो ये बाबुल ने फिर लिखा कि कम से कम हमें तो एक 2 आदमी से डेली डील नहीं करना पड़ेगा, ये भी लिखा है। उसके बाद कुणाल लिखा है, इसका रात भर सोए नहीं पाया होगा बाबुल, इसके कारण ये सब लिख रहा है, कम से कम तो इस्तीफा तो दे स्पीकर के पास। अच्छा ये बताइए, जो लिख रहे 2 आदमी से डील नहीं करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? मतलब हम पॉलिटिक्स में नहीं है, ये मायने हो सकता है, यही हो सकता है कि हम दिलीप घोष से भी कोई हमारा संपर्क ताल्लुकात नहीं रहेगा, और कुणाल घोष से भी हमको रोज उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, हम 2 आदमी कुछ और समझ रहे थे, क्योंकि आमतौर पर जब 2 आदमी की बात होती है पॉलिटिक्स में तो कोई और 2 आदमी हो जाए, समझ गए। हाँ। तो इसके लिए ये दिलचस्प बात है बीजेपी के अंदर। मैं पहले भी कहा कि बंगाल का जो धक्का है ये राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, बहुत जगह से जो लोग बोल नहीं पाते थे वो आज आवाज धीरे धीरे खुल रहे हैं। ये बंगाल में बाबुल सुप्रियो पहला केंद्रीय मंत्री जो मंत्रिमंडल से निकालने के बाद अपना असंतोष जाहिर किया खुले काम पे। उन्होंने कहा हाँ, मंत्रिमंडल के निकालने के बाद अगर सोचता है कि मैं दुखी हूं तो हूं, तो ये भी कहा है। दादा ये बताइए, क्या ये सिर्फ इससे, देखिए एक मैं पोस्ट देख रहा था जो प्रभाकर मनी जी ने ही भेजा था, मेरे पास था नहीं, जो पोस्ट है जब बाबुल सुप्रियो ने तब लिखी जब मंत्रिमंडल से उन्हें विदा होने को कहा गया, उसमें भी उन्होंने कुछ तंज किया था, अभी दिख नहीं रहा है पोस्ट, उसमें उन्होंने तंज किया था जो लोग आने वाले हैं, जो शामिल होने वाले हैं, उन चेहरों को लेकर कुछ तंज किया था। तो बाबुल सुप्रियो की ये नाराजगी कि उन्हें कुर्सी से या सत्ता से बेदखल किया गया, ये नाराजगी वाजिब हो सकती है या गैर वाजिब हो सकती है? इसके साथ सवाल ये भी है कि उनको 7 साल में बहुत कुछ मिला। उनकी दिलचस्प कहानी जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि बाबा रामदेव के साथ जहाज में ट्रेवल करते हुए कहीं मिल गए और बाबा रामदेव ने उन्हें टिकट दिला दिया और सीधे आसनसोल से सांसद बन गए और मंत्री बन गए। अब सवाल ये बड़ा ये है
कि 7 साल तक बीजेपी के लिए आप हर तरह की राजनीति करते रहे जो बीजेपी को मुफीद लगता है, जिसमें हिंदू मुसलमान दंगे की कहानी गढ़ना या एक दूसरे की कार्यकर्ताओं पर हमले की जो राजनीति हो रही थी, उस राजनीति को एक प्रोपगेट करना, हर तरह की चीज की। अब आप, इसलिए मैंने शुरू में कहा पोस्टर बॉय, वो पोस्टर बॉय अगर बीजेपी से हटता है तो क्या ये बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ किला ढाने जैसा, ये एक 2-2.5 साल की राजनीति में कोई ऐसा दिखेगा कि बंगाल में कुछ चीजें भरभरा रही है बीजेपी की? नहीं, बंगाल में तो फिलहाल तो बीजेपी के पास तो अभी तो कोई आने वाला तो नहीं है, अभी जाने वाला है। जो 2018 लोकसभा चुनाव के बाद जैसे तृणमूल से लोग सोच रहे थे कि हम बीजेपी शायद सत्ता में आ रहा है, इसलिए छोड़ के कम से कम 150 के ऊपर लीडर छोड़ के गया था, वो एक एक करके अभी फिर वापस आने का कोशिश कर रहा है। 1-2 का इंक्लूशन हुआ है, बाकी सबका हुआ नहीं। लेकिन बात यह कि बाबुल सुप्रियो जो टालीगंज से जो विधानसभा सीट में 50,000 वोटों से हारा, उसके लिए उसका मन में एक दुख हुआ कि सोचा मैं बाबुल सुप्रियो इतना बड़ा कहरा प्यार गाना से मशहूर है, अभी भी लोग गाना गाते हैं हर जगह पे, हमको देख के कि लोग अभी भी गाते हैं, वो गाने का इतना पॉपुलर लीडर मैं हूँ, मैं मेट्रो के लिए काम करूं, मेरे को हरा दिया वही टालीगंज जहां से मेट्रो है। तो इसलिए उनका खास, इसके अलावा उनका जो आसनसोल कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर जो 7 सीट है उसमें 5 सीट बीजेपी हारा है इस बार। तो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल था, ये शायद बाबुल सुप्रियो भी सोच रहे हैं, जैसे बाकी लोग जो बीजेपी में है आने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक सांसद सुनील मंडल चला गया था तृणमूल में, अभी हाल में दिल्ली में आके मुकुल राय से मिले, तो मुकुल राय जब ममता के साथ दिल्ली में थे तो अटकलें है कि सुनील मंडल वापस आना चाहते हैं, लेकिन लिया नहीं गया अभी तक। तो बात यह है कि ये लोग सोच रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव में जो होने का संभावना था वो नहीं हुआ है, वो एक गलत फहमी था। बात उल्टा हुआ है, बर्धमान जिसको बगल वाला सीट में आलूवालिया जी है, आलूवालिया जी तो कहाँ है अभी पता नहीं, दिखाई भी नहीं देता है, बीजेपी का कोई कार्यक्रम में दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए उस जगह पे हरे है बीजेपी जहां से उम्मीद था। एक छोटा सा जवाब दादा, उसके बाद मैं अशोक जी के पास आऊंगा। क्या ये भी हो सकता है कि बाबुल सुप्रियो अगर फेसबुक पोस्ट में पहली बार लिखते हैं कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, हमेशा से बीजेपी का सदस्य रहा, और उसके बाद उसको एडिट कर देते हैं जिसमें दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं वाली लाइन गायब हो जाती है, हालांकि फिर आज तड़के वो फिर जोड़ देते हैं। लेकिन क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आज वो संन्यास लेना और मोह भंग जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद या कुछ दिनों बाद ममता बनर्जी का दामन थाम लें? हम एक अगर हम अपने हिसाब से, आकलन के हिसाब से हाइपोथेटिकल सवाल पूछें तो। ये मेरे लिए है सवाल? हाँ जी दादा, आपके लिए। हाँ, नहीं, ये राजनीति में सब संभव है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी में से अभी कुछ मिलना नहीं है, ये आतुर है कुछ मिलने के लिए, लेकिन बीजेपी उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सकते हैं। क्या टीएमसी में जा सकते हैं? टीएमसी में जा सकते हैं, मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ, जा सकते हैं। हो सकता है कि जावेद अख्तर ने अभी जो गाना बनाएंगे अकेला बाबुल सुप्रियो गाएंगे, ये भी हो सकता है, आप देख सकते हैं 3-4 साल बाद क्या होगा लोकसभा चुनाव के पहले, सभी संभव है। क्योंकि ममता बनर्जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका पार्टी के तरफ से जो भी कहा जाता है, लेकिन ममता बनर्जी का पर्सनली एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो पब्लिकली लोगों ने दिखा है। खासतौर पे तृणमूल कांग्रेस का जो, जिसको ऑफिशियल ऑर्गन मुखपत्र बोलते हैं, उसमें आज जो खबर छपी है उसमें बाबुल को वो बात सारी लिखा है, लेकिन साथ साथ ये भी एक ऑप्शन खुल के रखा है कि बाबुल भविष्य में क्या करेंगे। मतलब ये नहीं जो कुणाल घोष पब्लिकली बोल रहा है, वो तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल जो पार्टी ऑर्गन है उसमें वो ऑप्शन खुल के रखा है। तो इसलिए पूरा उसको एकदम नकार नहीं। तो मैंने इसे मतलब पॉलिटिक्स में आजकल सब संभव है। तो बाबुल टीएमसी बाबुल को ले लेंगे, बाबुल को लेने से नुकसान नहीं है, निश्चित तौर पे एक लोकप्रिय गायक है, लोकप्रिय गायक है। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को ले लिया पार्टी में मुकुल राय को, अगर बाबुल को फिर ले लेते हैं तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी को एक धक्का है। अशोक, जो उनकी चिट्ठी है बाबुल सुप्रियो की, उस चिट्ठी का हिस्सा मैं देख रहा हूं, हिंदी में अनुवाद है मेरे पास, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मैं अमित शाह और जेपी नड्डा के पास गया और उन्हें बताया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं।
और मैं उनका प्यार कभी नहीं भूल सकता। मेरी हिम्मत नहीं कि उनके पास ये जाकर कहूं, और इसलिए और इससे लोग समझेंगे कि मैं मोल भाव कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफे की बात जो भी कही है, तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा और अमित शाह से वो संपर्क में थे, या कहकर वो मंशा जता चुके थे। उसके बाद भी उन्हें रोकने की कोशिश अगर अब तक नहीं हुई, अब अगर सौदेबाजी हो जाए या बात हो जाए अलग बात है। लेकिन एक चीज दिलचस्प है कि कल पहले फेसबुक पोस्ट के बाद दूसरी पोस्ट में अगर वो कहते हैं, जिसमें वो लाइन हटा दी कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, और फिर डाल दी कि किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, तो क्या उसके बाद कोई बात हुई और हुई होगी, या बीजेपी उनको लूज नहीं करना चाहती है, या मान लें कि ये ड्रामा ही है, ये सिर्फ बार्गेनिंग के लिए है? देखिए अजीत जी, बेसिकली ये आदमी सिंगर है, ये कलाकार है, ये इमोशनल है, ये वो घाटी राजनीतिक के नहीं है जो रोज पत्ते बदले। सवाल है, उसने पोस्ट में ये भी लिखा कि मंत्री पद से निकाले जाने के बाद पत्नी, माँ, बेटी, दोस्त है कुछ, उनसे मेरी लगातार बातचीत हो रही, और फिर मुझे लगा कि समाज सेवा करने के लिए जरूरी नहीं पॉलिटिक्स में जाए। लेकिन जो आदमी 7 साल मंत्री रहा हो, उसके लिए ये बहुत मुश्किल भी होता है कि बगैर किसी पद पे और बगैर किसी राजनीतिक कोई संबंध रखे समाज सेवा करे। वो सिंगिंग में वापस आ सकते हैं, सब अपनी जगह पे है, लेकिन राजनीति में आएंगे। और दूसरी बात है कि अब इन्होंने यदि छोड़ा है, और यदि ये छोड़ देंगे, हम ये समझे यदि इस्तीफा दे देते और सैंक्शन हो जाता है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस यदि उनको पैम्पर करती है, उनको पुचकारती है और एक रास्ता दिखाती है, तो ये इमोशनल आदमी वहां पे भी जा सकता है। लेकिन बाबुल ने इस्तीफा क्यों दिया? 2014 में बीजेपी क्या थी बंगाल, 2019 में बीजेपी क्या थी बंगाल, 2021 में बीजेपी क्या है बंगाल। ये तीन बीजेपी का जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। 2014 में जब आए बाबुल, उन्होंने भले अपने करिश्मे पे आए हो, लेकिन बीजेपी की रणनीति के लिए उन्होंने हर जगह हेड ऑन लिया ममता को। अब उसके बाद 18 सीटें आ गई, तो एक उनको क्रेडिट मिला, वो मंत्री बने। मंत्री तो पहले से थे, और वो लगातार उनको लग रहा था कि विधानसभा में हम निकाल लेंगे। विधानसभा वो लड़ना नहीं चाहते थे, उनको शहीद किया गया। उसके बाद इतना बदलाव हुआ कि जो मेयर था एक जितेंद्र तिवारी, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी का, उस मेयर ने मारा था, फिजिकली असॉल्ट किया। आज वो बीजेपी में है। जिन लोगों ने आपको मारा वो आपके सामने खड़े हैं, आप ही के पार्टी में। ये पार्टी का जो बदलाव है, उधार का सिंदूर जो है, वो इतने पार्टी में बाहर के लोग आए, तो ओरिजिनल पार्टी का, मुझे कोई बंगाल का एक पत्रकार कह रहा था, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं जीती है, या बीजेपी नहीं हारी है। तृणमूल कांग्रेस की बी टीम जो बीजेपी में चली गई थी, वो बुरी तरह से हारी। तो बेसिकली ये जो बदलाव हुआ पार्टी में, और केंद्रीय नेतृत्व बार बार इस बात को कैसा नहीं समझ पाया कि जो ओरिजिनल लोग, जनसंघ, संघ और बीजेपी के जो ओरिजिनल लोग हैं, उन्हें आप इतना दूर रख रहे हो और लगातार नए लोगों को उनके सर पे बिठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, और वो फ्रस्ट्रेशन चुनाव के नतीजों में भी निकला। उसके बाद बाबुल को आपने ड्रॉप किया। बाबुल का गलती क्या था? बाबुल एक चुनाव हारा था विधानसभा का, तो क्या जब पहली बार मंत्री बनी ईरानी, स्मृति ईरानी, तो चुनाव हार के नहीं गई थी? क्या आपने जेटली जी को जब मंत्री बनाया था, तो चुनाव हारे हुए लोग नहीं? तो आप सब्जेक्टिव होते, लेकिन आप सब्जेक्टिव होते। लेकिन अरुण जेटली ऐसे लोगों से बाबुल सुप्रियो की तुलना करके उनका अपमान कर रहे हैं। अरुण जेटली नहीं, देखिए अरुण जेटली अजीत जी एक सेकंड। और बाबुल, मैं तो ये क्यों नहीं कहूंगा कि बाबुल सुप्रियो एक गायक थे, जहाज में रामदेव से मिले और सांसद और 7 साल मंत्री, सीधे केंद्र में मंत्री हो गए, मामूली बात है। एक मिनट मुझे बताइए ना, अरुण जेटली का आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन बताते, तो अरुण जेटली चेंबर पॉलिटिशियन रहे। एक सेकंड, क्या था अरुण जेटली का? एक चुनाव उन्होंने यूनिवर्सिटी का जीता, उसके बाद क्या हुआ? अडवाणी एंड ग्रुप के आशीर्वाद से वो लगातार बड़े नेता बने। क्या उनसे बड़े स्ट्रेचर के नेता जनसंघ में नहीं थे? क्या बीजेपी में नहीं थे? बहुत लोग थे। लेकिन ये देखिए, दूसरी बात, एक सेकंड मुझे आप 1 मिनट बोलने दीजिए। बात यह है कि जो अरुण जेटली ने नेशनल लेवल पे किया होगा, वही बाबुल सुप्रियो ने बंगाल में किया। क्या अरुण जेटली और बाकी लोग बंगाल में क्यों नहीं गए? जब 2014 में एक सीट तुम्हारी ट्रेडिशनल जो आती थी, वो भी गोरखालैंड के साथ, उसके बाद आपने एक आसनसोल में सीट जीती, वो बाबुल का अपना करिश्मा था। वह हिंदी भाषी थे, मैं मानता हूं, तो फिर अभी क्यों हारे? बीजेपी 5 सीटें वहां पे विधानसभा में। सवाल यह है कि बाबुल ने एक सीट जीती, एक सीट से 18 आने में बाबुल का कंट्रीब्यूशन था। कितने लोगों ने सर फोड़ा बीजेपी के, कितने लोगों पे हमले हुए,
कितने लोग हॉस्पिटल में गए, ये तमाम हुए हैं वहां पे। जैसा ममता ने लड़ा है लेफ्ट से, वैसा इनने ममता से लड़ा। तो आपने क्या किया, आपने उनको साइड पे रख दिया। तो अपमानित तो कोई भी होगा। आज अरुण जेटली को साइड को रख दे तो अपमानित होंगे। क्या आज गडकरी अपमानित नहीं महसूस हो रहे कि जो आदमी सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर था उसका एक मंत्रालय निकाल दिया और एक राज्यसभा से ब्यूरोक्रेट लाके उसके पास 3-3 मंत्रालय दिए? तो ये आहत होता है। और जब आदमी आहत होता है, जो पॉलिटिशियन है वो अपने समय का इंतजार करता है, जो इमोशनल कलाकार होता है उसका आउटबर्स्ट होता है। तो ये आउटबर्स्ट है। सही कह रहे हैं अशोक, और इससे मैं सहमत हूं। मैंने इसलिए शुरू में ओपनिंग में कहा कि बीजेपी जब 2014 में 2 सीटों वाली पार्टी थी और उसके पहले सिर्फ 1 सीट वाली पार्टी थी दार्जिलिंग से, जहां जसवंत सिंह भी जीते थे। और सही है, गोरखा के दल से ऐसा अरेंजमेंट है कि वहां जीतना ही था। और आसनसोल के गढ़ को बाबुल सुप्रियो ने तोड़ा, न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार। और असली बात वही है कि उस 5 साल जो संघर्ष जो लोग कर रहे थे उसमें बाबुल सुप्रियो थे, कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के प्रभारी के तौर पर थे। तो उनकी नाराजगी वाजिब हो सकती है कि जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हम लड़ रहे थे, ममता बनर्जी से लाठी डंडे चल रहे थे, दोनों के कार्यकर्ता भिड़ रहे थे, हमले भी हुए, बाबुल सुप्रियो की गाड़ी पर भी हमले हुए, इनके लोगों ने भी हमले किए होंगे, जो भी वहां चल रहा था। अब उनकी कुर्सी छीनना वहां तक, और उसके बाद बाबुल सुप्रियो का ये कहना। लेकिन मैं यहां से थोड़ा आगे की बात, प्रभाकर जी, फिर आपके साथ, आपके पास अभी एम्बिग्विटी है। अभी इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं, शुरू में कहा, फिर से कह दे रहे हैं, स्पीकर को जब तक इस्तीफा नहीं देंगे इस्तीफा नहीं होगा। पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा नहीं भेजा, उन्होंने इस्तीफा फेसबुक पर लिखा, जिसको 3 बार एडिट कर दिया। और अभी कल से लेकर अब तक देखिए तो लगभग 18-20 घंटे हो गए जब उन्होंने पहली बार 4:30 पर कल शाम को लिखा था। तो प्रभाकर जी, यहां से आगे हम अगर देखते हैं, गौतम लाहिड़ी जी बोल रहे हैं कि हो सकता है आगे वो ममता बनर्जी के साथ जाएं या कुछ ऐसा। क्या ऐसा लगता है कि वो बहुत दबाव में भी हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बन जाएगी और एक स्थिति बदल जाएगी बंगाल की, लेकिन सरकार भी नहीं बनी, टॉलीगंज से खुद भी हार गए। तो एक दबाव क्या बंगाल की राजनीति का भी है, और कुर्सी भी चली गई केंद्रीय मंत्री की, तो माया मिली न राम, इसलिए बाबुल सुप्रियो गए। जी हाँ, दबाव तो है और अपमानित भी हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने बार बार अपमानित किया है। पहली बात तो इनकी नाराजगी के बावजूद, जैसा कि अशोक जी ने कहा, जितेंद्र तिवारी जो आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, उनको शामिल किया गया। बाबुल सुप्रियो के एकदम 36 का आंकड़ा था उनसे, दिलीप घोष से 36 का आंकड़ा है। और बाबुल सुप्रियो, आप भले 18 सांसद हैं बंगाल से, लेकिन ज्यादातर पत्रकारों को भी सबके नाम नहीं मालूम। एक ही चेहरा है बाबुल सुप्रियो, बाकी दिलीप घोष को भी लोग नहीं पहचानते देश में, बंगाल में पहचानते हो, पत्रकार पहचानते हो, बाकी 18 के नाम लेना तो सबके लिए मुश्किल है कि कौन है। तो बाबुल सुप्रियो एक बीजेपी का चेहरा थे बंगाल में, और विधानसभा चुनाव हारने की सजा, या आसनसोल में 5 सीटें निकल गई, उसकी सजा देकर उनको, मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व ने ठीक नहीं किया। क्योंकि स्वपन दास गुप्ता का उदाहरण आपके सामने है, इस्तीफा दिया, चुनाव हारे, फिर राज्यसभा में मनोनीत किया गया। तो बाबुल को भी उसी राह पर मंत्री बनाए रखा जा सकता था। बाबुल की तकलीफ कई चीजें हैं। एक तो उनकी पार्टी में चली नहीं, दिलीप घोष से 36 का आंकड़ा। कल को जो पार्टी में आए थे शुभेंदु अधिकारी, उनको केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा तवज्जो देने लगा था। कई बार बाबुल की हेठी हो रही थी। टॉलीगंज में चुनाव लड़े, 50,000 से ज्यादा वोटों से हार गए, और उसके कुछ दिनों बाद 2 महीने के अंदर मंत्री पद चला गया। और मंत्री बनाया किनको गया? जो पहली बार जीते थे, जिनको कोई पहचानता नहीं है, ऐसे तमाम चेहरों को, जो जान बारला कूच बिहार के सांसद हैं, अलग राज्य के गठन की मांग कर रहे हैं, उत्तर बंगाल को अलग करने की मांग कर रहे हैं, उनको मंत्री बनाया गया। निशित प्रामाणिक जो 50 वोटों से जीते थे विधानसभा में, और उन्होंने कहा मैं विधानसभा में नहीं रहूंगा, इस्तीफा दे दिया, उनको मंत्री बनाया गया। तो बाबुल सुप्रियो, जैसा कि अशोक जी ने भी कहा, कलाकार हैं, उनकी नाराजगी स्वाभाविक थी, और एक के बाद एक कई मुद्दे हैं उनके खिलाफ गए, केंद्रीय नेतृत्व ने तवज्जो नहीं दी। फिर भी मुझे लगता है कि 7 तारीख की पोस्ट के बाद करीब 23 दिन वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लिखा भी कि बार बार अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, और अभी 3 दिन पहले का उनका देख लें आप, उन्होंने कहा था ममता पर खुलकर हमले किए थे, कहा था ममता ने पेगासस खरीदा है, जासूसी करवाती है विपक्षी नेताओं की। तब तक मामला ठीक था, लेकिन उसके बाद गड़बड़ाने लगा, इसीलिए उन्होंने फेसबुक पर लिखा। और अगर इस्तीफा देना था तो पहले ही इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष या लोकसभा सांसद को भेजना था। इस्तीफा देने के पहले
कोई भी अगर फेसबुक या सोशल मीडिया पर इसका ऐलान करता है तो कुछ नीयत में खोट तो नजर आती है कि जरूर कुछ मोल भाव का मामला हो। हालांकि वो जानते थे कि ये मुद्दा उठेगा, इसलिए लिखा भी है कि मोल भाव करना मेरी मंशा नहीं है। तो सफाई वही देता है जिसके मन में चोर होता है। तो मुझे लगता है बीते 22-25 दिनों से वो मोल भाव में लगे थे, बार बार मुलाकात कर रहे थे। दूसरी ओर टीएमसी में जाने का रास्ता तो हमेशा खुला है। जब उनको हटाया गया था तब भी ममता ने सहानुभूति जताई थी, कहा था बेचारे बाबुल की क्या गलती थी, देवश्री की क्या गलती थी, हटा दिया। सौगत राय ने भी बहुत सहानुभूतिपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 तक मैंडेट है, उनके पास जनादेश है, उनको आसनसोल के लोगों के साथ रहना चाहिए, हम चाहेंगे कि वो सांसद के तौर पर साथ रहें। तो ये सब चीजें राजनीति में 2 और 2 4 हमेशा होता नहीं है, 2 और 2 5 भी होते हैं और 2 और 2 3 भी हो जाते हैं। तो बाबुल सुप्रियो अभी भी मुझे लगता है, अगर वो 24 घंटा बीत गए लगभग अब आज शाम तक, लेकिन अगर आज इस्तीफा नहीं देते हैं तो जरूर लगेगा कि उनकी नीयत में कुछ खोट है, दाल में कुछ काला है और अभी भी बार्गेन कर रहे हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व उनकी मांगों के आगे झुकता है, जो कि मुझे नहीं लगता, जिसकी संभावना नहीं लगती। झुकना होता तो उनको हटाया ही नहीं जाता, इस्तीफा नहीं मांगा जाता। तो अब ये बाबुल सुप्रियो भी तमाम अपने ऑप्शन खुले रख के आगे बढ़ रहे हैं। जी गौतम लाहिड़ी जी, क्या बीजेपी बाबुल सुप्रियो से मुक्ति चाहती है? अगर बीजेपी को या अमित शाह और नड्डा को बाबुल सुप्रियो की नाराजगी का एहसास होगा, जब हम सबको पता है, क्योंकि उन्होंने नाराजगी सार्वजनिक तौर पर कुर्सी से बेदखल किए जाने के बाद फेसबुक पर ही लिख दी, तो क्या उसके बाद भी, और अभी भी वो लिख रहे हैं कि वो नड्डा जी और अमित शाह से मिलते रहे, मन की बात बताते रहे, बीजेपी मुक्ति चाहती है या क्या वजह है कि बीजेपी ने सब कुछ जानते हुए भी उन्हें बेदखल करके इस हाथ तक पहुंचने के लिए छोड़ दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पार्टी है जिसका जितना दूर तक प्रयोजन है उस तक उसको इस्तेमाल करते हैं। बाबुल सुप्रियो हाल में एक लोकप्रिय चेहरा है, सब सही है, लेकिन चुनाव में कोई वो कामयाबी नहीं दिखा है। इसका एक कारण है कि क्योंकि आप अगर मैं दूसरी बात बाद में आऊंगा, और एक बात बोलना है। पहली बात यह है कि मंत्रिमंडल में जिन लोगों को बीजेपी ने लिया है, अगर मैं बीजेपी का पक्ष का तर्क रखूं तो ये एक माइक्रो मैनेजमेंट हुआ है, सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं। बीजेपी को पता है कि ममता बनर्जी बड़ा कड़ी टक्कर देंगे 24 में, इसलिए जो मथुआ कम्युनिटी का लीडर, राजवंशी का लीडर, उत्तर बंगाल का लीडर और एक संघ का नेता, ये चारों को जो शामिल किया है, ये इसमें एक उनका सोची समझी, मुझे लग रहा है, एक रणनीति है। भले ही उनका नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन अपना कम्युनिटी में उसका इन्फ्लुएंस है। तो ये वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए, जैसे निश्चित प्रामाणिक 50 वोटों से जीता था, उसका मंत्री बनाने को उस एरिया में जो नॉर्थ बंगाल में अलीपुरद्वार में 7 का 7 सीट जीता है बीजेपी, तो इस एरिया का वोट कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने बाबुल को सैक्रिफाइस किया। अच्छा, बाबुल को जरूरत इसलिए, अभी बाबुल का जरूरत उसमें नहीं है, बाबुल का जरूरत था 2018 में। लेकिन मेजर जो कहना है दूसरी बात, कि बीजेपी बंगाल का चुनाव का विश्लेषण हर टाइम गलत करते हैं। वो सोचा था कि 2019 में जो जीत है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये 18 सीट आए हैं। मेरा कहना है ममता बनर्जी के खिलाफ जितना लोग थे वामपंथी और कांग्रेस में, वो ममता बनर्जी को सबक सिखाना चाहते थे, जो पलट गया 2021 में। तो ये बीजेपी का गलत एनालिसिस है। 2018 का चुनाव देश भर में है, मोदी का नाम पे वोट हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन बात कहां से वोट आया? वोट आया वही लोग जो सोच रहे हैं कि हमें एक शेल्टर चाहिए बड़े पार्टी का, क्योंकि ममता बनर्जी हमको ट्रस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी के पास गया था। इसके बाद जो हुआ 2021 का विश्लेषण भी बीजेपी का गलत है। बीजेपी विश्लेषण कर नहीं पा रहा है। ममता बनर्जी पुरुष और महिला का बीच में जो ध्रुवीकरण किया है, एक देश का पहला महिला मतलब अभी का एक ही मुख्यमंत्री है, देश भर में सारे महिला का एक सहानुभूति ममता का तरफ है, हुआ है। इसका सबूत है कि बंगाल का रिजल्ट। तो मैं बोल रहा हूँ, वो एनालिसिस करता है 26% माइनॉरिटी वोट दिया। अरे 26% तो सीपीएम के पास भी था, सीपीएम से तृणमूल क्यों हुआ है? उसके पहले तो कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस से सीपीएम क्यों हुआ है? वही 26% फिर से क्यों तृणमूल के पास है? और अगर आप सबके साथ सबका विश्वास लेके आप जताते हो, तो 26% आपके पास जाके नहीं रहा है, तो कौन सा पॉलिटिक्स आप कर रहे हो? 26% दूर रहते हैं। तो ये भी तो सोचना चाहिए। इसलिए मैं लगता है बीजेपी
मंत्रिमंडल बनाने के टाइम में सारा बात सोच के ही बनाया है, इसलिए बाबुल सुप्रियो को सैक्रिफाइस कर दिया, वो छोड़ दिया, कोई जरूरत नहीं है। तो बाबुल को पास ऑप्शन एक ही बचा है, वो जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो समाज सेवा ही करेंगे 1-1.5 साल, लेकिन वो होगा तृणमूल के सहारा में करेंगे। अभी 2 दिन पहले वो ट्विटर में लिखा है 3 करोड़ का संसद तहवील से उन्होंने प्रोजेक्ट दिया संसद के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा थ्रू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका अच्छे संपर्क इस प्रोजेक्ट के दौरान बनेंगे, मुझे ऐसा एक लग रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है। बीजेपी अगर जबरदस्ती उसको रखेंगे सेंटर में, केंद्रीय मुकुल राय के जगह यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं तो बना सकते हैं, तो उसके लिए बाबुल संतुष्ट होता है तो रहेंगे। तो इसलिए ये पॉलिटिक्स सब कुछ संभव। बीजेपी के लिए बाबुल अभी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो चुका है जो अमित शाह बाबुल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो शरण सभा में उसको माला दे रहे थे, बाबुल उसको सामने आ गया था क्योंकि कैमरा रोक रहा था, उसके कारण अमित शाह उसको हटा दिया पीछे। तो इसलिए जो वीडियो वायरल हो, जो लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से केंद्रीय नेतृत्व बाबुल के ऊपर संतुष्ट नहीं है। लेकिन गौतम दा, आ रहा हूं अशोक जी आपके पास, आ रहा हूं अशोक जी। गौतम दा देखिए, ये तो अमित शाह का अंदाज है और मोदी का भी है, उस आधार पर इसलिए मैं तय नहीं करूंगा कि आपको एक बात बताऊं। मेरे ख्याल से 3 साल पहले की बात है, हिमाचल में अमित शाह गए थे। जो अनुराग ठाकुर के पिता धूमल हैं वो भी थे, अनुराग ठाकुर थे, और आ रहे थे। मुझे लग रहा है वो तस्वीर मैंने देखी कि अनुराग ठाकुर किस ढंग से दुबके हुए आ रहे हैं और कहीं उनको रोका गया अमित शाह के जाने से पहले। और अमित शाह या मोदी कैमरे के सामने से सबको हटाते। ये तो बीजेपी ऑफिस में जाती हुई एक तस्वीर है जिसमें अमित शाह मोदी जा रहे हैं। शायद जेपी नड्डा को भी थोड़ा साइड किया गया था, मुझे लगता है 2 साल पहले की तस्वीर है। तो वो तो कैमरे और अपने बीच किसी और को नहीं आने देने की वो फितरत है। वो तो फेसबुक सीईओ को भी हटा दिया था, फेसबुक सीईओ को हटा दिया। ऐसी बहुत सारी कहानियों पे जाएंगे तो पूरा वीडियो बन जाएगा। ओबामा जब आए थे, कैसे जब प्लेन से उतरे तो कैसे मोदी सामने कोशिश कर रहे थे कि यहाँ जो उनकी ओबामा की कार है वो आगे हटे ताकि फोटो अपॉर्चुनिटी हो। वो कहानी अलग है, वो एक फितरत है। अशोक आपके पास आते हैं। अगर बाबुल सुप्रियो ने लिखा कि 1 महीने में मैं अपना सरकारी घर भी छोड़ दूंगा और सांसद पद से भी इस्तीफा दूंगा, कुछ महीनों से बार बार सोचा, कुछ दिनों से, कि राजनीति छोड़ दूंगा। एक कि क्या बीजेपी मुक्ति चाहती है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ऐसे आदमी से मुक्ति जिसने 7 साल तक बंगाल में एक माहौल बीजेपी का बनाया, जब जिसका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके, और 2.5 साल बाद, 2.25-3 साल बाद अभी से चुनाव है और ममता बनर्जी बहुत आक्रामकता के साथ उस 18 सीट को कम करने के लिए पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा जो सीट का चंक है बंगाल से बीजेपी को मिला। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बीजेपी इतना जानबूझकर ये रिस्क ले रही है? नहीं, बिल्कुल। मैं इसके पहले दादा को एक लाइट मोड में एक बात बता दूं। अभी 26 जनवरी का पिछले साल 26 जनवरी का जो 26 जनवरी के बाद जब प्रधानमंत्री लोगों से हाथ हिलाते हुए आ रहे थे, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी उन्होंने हाथ से अलग किया। लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह अभी है डिफेंस मिनिस्टर। तो वो तो बात अलग होगी। लेकिन मुझे लगता है ये ममता बनर्जी के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि बंगाल की चुनाव, जैसा दादा ने कहा कि महिलाओं का हुआ, और मुझे याद है कि मैं जितने लोगों से बात कर रहा था, अजीत आप पहले थे जिन्होंने मुझे ये महिलाओं का एंगल बताया था, और उसके बाद मैं जहां जहां जाता था बाकायदा मैं बताता था कि मेरी अजीत से बात हुई है और महिला फैक्टर बहुत बड़ा होगा उसके जीत में, और इसके बाद ही उसकी जीत में। लेकिन प्रोजेक्शन ये भी हो रहा है कि अब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री भी बन सकती। इस प्रोजेक्शन में बंगाली अस्मिता के नाम पे सारा बंगाली वोट यदि कॉन्सोलिडेट होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उसमें से एक सीट निकालना भी मुश्किल है। वही फिर गोरखलैंड वाली वही एक सीट निकल जाएगी, निकली, क्योंकि आपने परसेप्शन पे चुनाव होते हैं अजीत, बीजेपी भी परसेप्शन पे चुनाव करते हैं, और ममता का प्रोजेक्शन लगातार अब राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ जा रहा है। ममता अकेली शेरनी है, सारे राष्ट्रीय अखबार, सारे चैनल, भले ही वो मोदी चैनल हो, कुछ भी हो, ममता की जीत को नाकार तो नहीं सकते। और ये जीत बार बार बंगाली अस्मिता से जोड़ी जाती है। यही जीत बाबुल सुप्रियो को भी अस्मिता से ही जोड़ा जाएगा। एक बंगाली गायक राष्ट्रीय स्तर पर क्या नहीं किया इस पार्टी के लिए, लेकिन फिर इन 2 लोगों ने उसको भी बर्बाद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो को नाराज करना, उसको अनदेखा करना, उसको कॉन्फिडेंस पे भी लिया जा सकता था। वो तो कलाकार है, मैंने तो कहा ना, इमोशनल है,
उसको प्रधानमंत्री 5 मिनट बैठ के बोलते कि बाबुल जी आपका इस्तीफा इसलिए ले रहे हैं कि हमको ये एडजस्ट करना है और आपकी जरूरत है, हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, तो बाबुल साथ शायद कुछ और नरेशन के साथ आते। लेकिन बाबुल जब भी मिले होंगे तो उनको कारण भी नहीं बताया होगा, 2 मिनट की बात हुई होगी और इस वजह से उन्होंने आहत होके उन्होंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूं। और अब देंगे तो क्या देंगे, आप उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, आप उन्हीं लोगों को फिर आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी जो बाबुल के खिलाफ। जो वाइस प्रेसिडेंट तो मुकुल रॉय भी थे, क्या हुआ वाइस प्रेसिडेंट बनके? मैंने वही, अरे वो तो राष्ट्रीय थे, लेकिन ये ए.के. शर्मा थोड़ी है कि ब्यूरोक्रेट है, कोई मतलब नहीं है, भेजा तो 17वें नंबर पे वो उपाध्यक्ष बन गया यूपी में जाके। ये बाबुल सुप्रियो ये जानता है कि मेरा महत्व है, ये जानता है कि मेरा क्रेज है, ये जानता है कि मेरा फॉलोइंग है, ये जानता है अपना सेलिब्रिटी स्टेटस है। और वो सेलिब्रिटी स्टेटस जब अपमानित होता है तो वो फिर दूसरी जगह ढूंढता है। आज वो समाज सेवा कर रहे हैं और कल ममता दीदी के लिए भले ही पार्टी ज्वाइन नहीं करे और एक गाना गा ले तो, क्योंकि इनका गाना बीजेपी का बहुत चला है चुनाव में, एक ममता के लिए गाना गा लेगा कि कैसी शेरनी है बंगाल की, हो गए खेल। तो राजनीति में आप किसी को ऐसे क्रूशियल टाइम पे, जब बंगाल में आप 18 की जगह 42 करने गए थे और आप 18 भी मुश्किल लग रहे हैं, ऐसे में आपको 18 में से 10 भी बचाने होते तो आप सब कुछ संभाल के चलते। और आप बार बार वहां का जो लोकल नेतृत्व जो बार बार बीजेपी को बता रहा है कि आपके ये बाहर से भेजे गए जो लोग हैं ये बंगाल में इन्होंने बर्बाद कर दिया, ये जो उधार का सिंदूर आप बार बार लाते हैं वो बर्बाद कर रहा है। बंगाल में बीजेपी नहीं है ऐसी बात नहीं है, बीजेपी एक अंडर करंट था, भले ही परसेंटेज कम था लेकिन एक वजूद तो था। आज वो जो बीजेपी के लिए लोग हैं जिन्होंने मार खाई, जिन्होंने संघर्ष किया, सर फुड़वाए, जेल गए, वो आज बीजेपी के साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मिलेगा क्या उन लोगों को? इस तिवारी के लिए ही काम करना है बाबुल सुप्रियो को, जिसने बाबुल सुप्रियो को मारा, तो क्यों बाबुल सुप्रियो बीजेपी में रहेगा? क्या उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है? और चुनाव हारने की बात है तो बनारस से जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, लोकल बॉडी चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ, वहां पे जो सदस्य चुने गए सुपड़ा साफ हो गए उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद के। तो अशोक इसका तो मतलब हारना या जीतना से अशोक इसका मतलब आप करो, ऊपर जो हमने लिखा है बीजेपी को लगेगी बाबुल की बद्दुआएं, वो गाना है ना कि बाबुल की दुआएं लेती जा, तो उसी से मैंने ये बना दिया है कि बाबुल की बद्दुआएं लेती जा। बीजेपी को यदि मुक्त करे और बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार रखे, गुजरात में ही जा वापस वहीं रहे, यदि ऐसा भी एक मैसेज संसार मिले, हाँ सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए। चलिए एक बार गौतम लाहिड़ी जी आपके पास आ रहा हूं गौतम दा, कि जो पोस्ट बाबुल सुप्रियो ने अगर लिखी कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, टीएमसी कांग्रेस सीपीएम कहीं नहीं, दूसरी पार्टी के नेताओं ने फोन भी नहीं किया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, पहली पोस्ट कल 4:30 पर। उसके बाद कुछ देर के बाद मैं कहीं नहीं जा रहा हूं वाली लाइन हटा दी, तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या उस बीच कोई बात हुई या उनके दिमाग में लगा कि ऐसा कोई कमिटमेंट हम क्यों लिख दें, कल को कहीं जाना पड़ जाए, टीएमसी में ही जाना पड़ जाए? क्या लगता है आपको? और तीसरा, ये थोड़ा एनालिसिस जरूरी है, फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर वो लाइन जोड़ दी? देखिए, जो लोग अब एक एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं, सबसे पहले यही बात बोलते हैं हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये मुकुल राय का भी बयान था, मुकुल राय की बयान था, ये गलत है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है, ये भी कहा था। लेकिन पॉलिटिशियन जो दल बदल करते हैं ना, जो दल बदल करने का इच्छुक है, अपना ग्राउंड सिचुएशन देख के, ग्राउंड रियलिटी देख के वो संपर्क में रहते। शुभेंदु तो कहा था 2014 से मैं अमित शाह से संपर्क में हूँ, तो दल बदला 2019 और 21 के पहले आके, तो इसलिए संपर्क में एक दूसरे के साथ रहता है। और ममता बनर्जी जैसे मुकुल राय के लिए कहा था, मुकुल भालो छे, मुकुल ऐसे नहीं है, शुभेंदु की तरह बदमाश नहीं, ये चुनाव का पहले कहा था। तो इसलिए बाबुल के बारे में ममता का 2-3 बयान अभी तक जो आ रहा है वो ममता का बाबुल का पक्ष में आ रहा है कि बाबुल अच्छा, क्यों उसको हटा दिया, अच्छे भले काम कर रहे थे। तो इस टाइप का एक मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का प्रशंसा करना, वो हटने के बाद उसका पक्ष लेना, ये तो ममता बनर्जी बोल रही है ना। तो इसलिए मुझे जो लग रहा है कि उसका जो अभी थोड़ा टाइम वो ले सकते हैं, देखिए बीजेपी को उसको कुछ देने का है ही नहीं। बीजेपी इसलिए शायद संडे का दिन ही किसी मणिपुर कांग्रेस लीडर को ज्वाइन कर रहा है कि बीजेपी का सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो भी आ रहा है बाहर से। बीजेपी का अंदर में जो है, जो सवाल उठ रहा है हर स्टेट में, मैं कहा था आपको पहले प्रोग्राम में, ऐसे कोई प्रदेश नहीं है जहां से नाराज नेता
अब मुंह खोलना शुरू किया है, तो खुल रहा है, बोल रहा है। तो आप देखिए इसके कारण तो बाबुल सुप्रियो एक सिम्टम है बंगाल में। ये सिम्टम मैं मानता हूं कि जितना लोग ड्रॉप्ड हुआ है, 12, 13, 14 लोग ड्रॉप्ड हुए हैं, जिसके बारे में कुछ कहा, जैसे बाबुल तो खुद कहा मैं ऑनेस्ट मंत्री रहा, मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं, तो मतलब ईडी सीबीआई का फाइल उनके बारे में है ही नहीं। तो ये तो बात साफ है। तो इसलिए साफ सुथरा चेहरा, वो टाइम ले सकता है। पॉलिटिक्स में आके तो पॉलिटिक्स का मजा तो लिया है, तो इसलिए अभी तो भले ही कहे कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ ट्विटर हैंडल का परिचय में, लेकिन वो पॉलिटिक्स तो जानते हैं, पॉलिटिक्स करेंगे। और वो मुझे लग रहा है इसलिए भविष्य ही कहेंगे। अभी फाइनल बात उसके बारे में कहना मुश्किल है कि बीजेपी की तरफ से उनको देने के लिए कुछ है ही नहीं। बीजेपी कुछ नहीं दे सकता है, ले लिया जो दिया तो था ले तो लिया। तो फिर दूसरा सवाल है छोटा, और उसके बाद आऊंगा प्रभाकर जी। तो फिर टीएमसी के पास उन्हें देने के लिए क्या है, अगर वो टीएमसी में जाते हैं? हाइपोथेटिकल सवाल। हाइपोथेटिकली ये है कि एक केंद्रीय मंत्री रहा है, वो टीएमसी में आ रहा है, तो मतलब ग्राउंड रियलिटी जो है, देखिए ग्राउंड रियलिटी तो पता ही है उनको, बाबुल को भी पता है, 7 में 5 हार गए। उसका बगल वाला सीट बर्धमान पूर्व पश्चिम, जिसमें सुरेंद्र आलूवालिया, वहां पे भी हार गया बीजेपी। तो इसलिए ग्राउंड रियलिटी तो पता ही है उनको। अगर 50,000 वोटों से इतना बड़ा मशहूर गायक हार जाएंगे बीजेपी का, तो वो तो सोच रहा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ग्राउंड रियलिटी के कारण ही पॉलिटिशियन सिद्धांत लेते हैं। तृणमूल को क्या देंगे ममता के लिए, लेकिन बहुत कुछ लाभ है। बाबुल को क्या लाभ है वो बात की बात है, क्योंकि बाबुल गाना ही गाएंगे, जैसे अशोक जी ने कहा। शायद हो सकता है, मैंने शुरू में ही कहा था, जावेद अख्तर को कहा है ममता ने गाना लिखने के लिए। और संजोग से काल 2 तारीख होगा, तो 2 तारीख में खेला दिवस पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, उसका शुरुआत काल से होने वाला है। तो काल से नया खेला शुरू हो सकता है। बाबुल सुप्रियो के बारे में नया कोई खेल आप देख सकते हैं। चलिए, एक चूंकि बातचीत लंबी हो गई, एक सवाल प्रभाकर जी, उसके बाद अशोक जी के पास आऊंगा। प्रभाकर जी, मेरे ख्याल से चुनाव के जब नतीजे आए थे, उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए गए कि बहुत सारे जो बीजेपी में गए हुए या हारे हुए बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो टीएमसी से गए, वो उनकी वापसी हो सकती है। मुकुल रॉय की वापसी हुई, एक कद्दावर नेता की, लेकिन कई ऐसे, राजीव बनर्जी से लेकर बहुत नाम आए जो वापसी चाहते हैं। एक जो 4 बार की विधायक रही है, नाम अभी अचानक भूल रहा हूँ, सोनाली गुहा। हाँ, सोनाली गुहा ने रोती हुई तस्वीरी पोस्ट ही लिख दी थी कि दीदी के बिना मैं जल बिन मछली की तरह हूं, आपके बिना जी नहीं सकती दीदी। सोनाली गुहा की भी एंट्री नहीं हुई अभी तक, लेकिन और ऐसे नाम 10-12 नाम थे जो आ सकते हैं। और ये बीच बीच में कई बार कुणाल घोष की तरफ से या किसी की तरफ से कहा गया था, सौगत राय की तरफ से शायद, कि 35 विधायक संपर्क में। क्या अभी भी वो खिचड़ी कहीं पक रही है? हाँ, खिचड़ी तो पक रही है अंदर अंदर राजनीति में, लेकिन अभी ममता बनर्जी या उनके जो करीबी लोग हैं, उन्होंने तय किया है कि फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रहे हैं। छलनी से, ऐसे नहीं कि जो लोग छोड़ के गए सबको वापस थोक में ले लें, जैसे बीजेपी ने किया था और उसका खामियाजा भुगता। तो मुकुल राय की बात अलग थी, 3 साल के लिए बाहर थे, लेकिन बाकी जैसे नेता हैं उनको अभी ठोक बजा के आजमा रही है दीदी, अभी देख रही है इनको लेना पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा या नहीं, अपने बूते एक सीट भी दिला सकते हैं या नहीं, ये होगा। और इसके साथ मैं ये भी एक जोड़ना चाहता हूं कि बचपन में हम सबने एक कहानी पढ़ी होगी कि मैं तो कंबल को छोड़ दूं, कंबल मुझे छोड़े तब ना। अब इन्होंने राजनीति से संन्यास की बात बाबुल सुप्रियो ने की है, लेकिन 7 साल तक मंत्री थे राजनीति की। भले कह रहा हो कि राजनीति जरूरी नहीं है समाज सेवा के लिए, लेकिन एक बार जब इसकी आदत लग जाए, इसका चस्का लग जाए, तो बहुत मुश्किल है, राजनीति इनको नहीं छोड़ेगी। इसलिए टीएमसी में आने के रास्ते खुले हैं। फिलहाल कोई बड़ा चुनाव नहीं है, उसके पहले कई राहें बन सकती हैं, इनके लिए खुल सकती हैं। और ये शुभेंदु अधिकारी की मिसाल दी जा सकती है। इनके रहते, बाबुल के रहते भले 5 सीटें हार गई हो, शुभेंदु भी जब टीएमसी में थे तो 40-50 सीटें जितवा देते थे जंगल महल की, लेकिन बीजेपी में जाकर कुछ नहीं कर पाए। तो बीजेपी में रहते भले 5 सीटें हार गए हो सकता है तृणमूल में आए तो और 4-5 सीटें दिलवा सकते हैं। दोनों की ताकत मिलकर कमाल दिखा सकती है। शुभेंदु के मामले में हम देख चुके हैं, बीजेपी ने शुभेंदु को इसीलिए लिया था कि 40-50 सीटें जंगल महल इलाके की पक्की हो जाएगी, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं।
तो वो दोनों चीजें हैं। टीएमसी की तरफ अब एक ही विकल्प है, राजनीति में रहेंगे और टीएमसी के साथ ही रहेंगे, ज्वाइन करें या नहीं करें लेकिन रहेंगे साथ। चलिए, ये प्रभाकर जी का अनुमान है कि राजनीति में रहेंगे, टीएमसी ज्वाइन करें या ना करें। तो सवाल उठता है, राजनीति में कैसे रहेंगे? अगर बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, राजनीति छोड़ने का मन बनाया और उससे मैं सरकारी घर 1 महीने में छोड़ दूंगा और सांसद पद से इस्तीफा भी दे दूंगा, ये बाबुल सुप्रियो ने कहा। इसका मतलब राजनीति और सांसद, और आमतौर पर सांसद पद से इस्तीफा देना जब अभी चुनाव में 3.25 साल है, तो एकदम भीतर की बेचैनी है, कुछ और वजह। अशोक, आपके पास आने से पहले, अगर वो इस्तीफा देते हैं, सांसद, बीजेपी के सांसद हैं, आसनसोल से इस्तीफा देते हैं, तो आसनसोल में उपचुनाव होगा तो तस्वीर बदल गई 2019 से अब तक, क्योंकि आसनसोल के सेगमेंट में 5 असेंबली सेगमेंट में टीएमसी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। तो बीजेपी को एक पहली चुनौती आसनसोल से मिलेगी, और क्या वहां से बिसात बिछेगी जो 2024 की तरफ जाएगी? जी हाँ, आसनसोल में आज अशोक जी, चलिए आप छोटी सी बात कह दीजिए, उसके बाद अशोक जी के पास आते हैं। प्रभाकर जी कुछ आसनसोल में अगर आज की तारीख में इस्तीफा देते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो बीजेपी की हार तय है। जो बदले हुए समीकरण है, विधानसभा चुनाव के नतीजों को ध्यान में रखें तो एकदम तय है, और बीजेपी को पहला झटका 2024 का सपना टूटने की शुरुआत मुझे लगता है तब उस स्थिति में आसनसोल से ही होगी। चलिए अशोक जी, वही सवाल। नहीं, मुझे लगता है कि उपचुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ा वहाँ प्रॉब्लम होगा, और ये वहां से शुरुआत होगी। और ममता कहेगी कि अब लोकसभा 2024 की नींव डल चुकी है, ये उपचुनाव से हमने बता दिया कि बंगाल से बाहर है। लेकिन यदि उसको एडजस्ट करना है तो वही कई फिल्म निगम है, कई निगम है, कोई कल्चरल एक आउटफिट बना सकती है, उसको एक इंचार्ज बना के एक कल्चरल झार के तरह, एक कल्चरल किंग के तरह उसको बिठा सकता है। और वो एक, मैंने कहा ना, वो कलाकार इमोशनल है, उसको इज्जत दो, उसको जगह दो काम करने की, तो वो करेगा। बीजेपी ने उसको इज्जत दी, काम करने के लिए जगह दी, तो उसने अपना सर फुड़वा लिया। यदि उसको कल्चर और म्यूजिक और इसी में काम करना है तो ज्यादा खुशी से कर सकता है। लेकिन एक बात तय है कि बाबुल का जाना, और अभी बाबुल का इस्तीफा हुआ नहीं, हम सब कह रहे हैं, लेकिन बाबुल को देने के लिए, जैसा दादा बार बार कह रहे कि बाबुल को देने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं। यदि बाबुल को कुछ दे नहीं रहे हैं, और बीजेपी का एक प्रॉब्लम और है, बाबुल ने खुल के विद्रोह किया है, खुल के नाराजगी बताई है। उसके बाद यदि बाबुल को उन्होंने एडजस्ट कर लिया तो इसके मायने हैं बाकी सभी राज्यों में जो विद्रोह के मुंह पे बैठे हैं वो भी मुंह खोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता पड़ जाएगा कि मुंह खोलने से कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा डरता है और कुछ ना कुछ मिलता है। इससे पूरे देश में एक बवाल उठेगा, क्योंकि हर राज्य में इतना विद्रोह है, सब दबा हुआ है, कोई बोलना नहीं चाहता। तो बीजेपी को कोई भी डिसीजन लेने के लिए यदि ये करना है तो फिर बीजेपी के पास बाबुल के लिए कुछ नहीं है। बाबुल को अपनी इज्जत रखनी है, बंगाल में अपना वजूद रखना है, म्यूजिकल लाइन में भी अपने आप को जिंदा रखना है, तो फिर ममता के साथ जाएगी, ममता उसको कहीं बिठाएगी। ममता भी कलाकार है, आर्टिस्ट है, ये भी कलाकार है, सिंगर है, दोनों कलाकार मिल भी सकते हैं, दोनों के दिल भी मिल सकते हैं। और आखिरी में यदि मैं आखिरी कमेंट दूं तो ये जो गाना आपने बताया था वही गाना है, बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी गुजरात मिले, बंगाल की कभी ना याद आए, बस जितनी सीटें हैं वो गुजरात में मिले। यही हो सकता है। चलिए, अब बातचीत खत्म करने से पहले स्क्रीन पर एक दैनिक भास्कर के हवाले से, सौजन्य से एक आपको कार्टून दिख रहा है, जिसमें बोरिया बिस्तर बांधकर माथे पर बंडल कहें बिस्तर ले जाते हुए, बक्सा पेटी ले जाते हुए बाबुल सुप्रियो हैं। दिल्ली पीछे छूट गई है, और उसमें लिखा हुआ है, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। और उसके बाद बाबुल सुप्रियो को घर छोड़कर और सांसद का पद छोड़कर जाना है। लेकिन सवाल यही है कि कब वो इस्तीफा देंगे, ये देखना होगा। और सवाल यही है जो इतनी देर से हमने बात की, क्या उसके बाद सांसद से इस्तीफा देने के बाद अगर देते हैं तो क्या आने वाले समय में वाकई राजनीति से संन्यास लेकर सिंगिंग में चले जाएंगे, या टीएमसी और ममता बनर्जी का दामन थामेंगे? क्योंकि जैसा कि कहा हमारे मेहमानों ने कि एक बार राजनीति का पद का चस्का लग जाए तो बहुत आसान नहीं होता कि संसद से बाहर रहकर या उस सत्ता से और पावर से बाहर रहकर आप वक्त गुजारें। तो ये अभी इंतजार का वक्त है, इंतजार करेंगे। फिलहाल इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया। और एक सूचना आपको दे दूं कि बहुत जल्द यूपी की यात्रा शुरू करने वाला हूं। यूपी के जिले जिले में 75 जिले में जाने की मेरी तैयारी है अगले 6 महीने तक,
और उस बारे में अगर कोई सूचना देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, आपके जिले में भी आऊंगा। कमेंट बॉक्स में अपने बारे में, अपने इलाके के बारे में आप लगातार लिख सकते हैं, और अगर निकला तो आपके शहर, आपके कस्बे में भी आने की कोशिश करूंगा। और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।